कहती है तो पॉलिसी मैटर है, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पॉलिसी मैटर नहीं है। पॉलिसी मैटर का मतलब ये नहीं है कि इससे पीछा छुड़ा लो और संविधान जो कहता है उसको ना होने दो। इसको मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट खुद अड़ंगा डालती है ऐसे कामों में और संविधान के खिलाफ काम करती है। आंदोलन सेमिनार के जरिए भी डाल सकते हैं और ये डालनी होगी नकेल। आपकी मांग 100% जायज़ है, ये होना ही चाहिए। देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, अभी लोगों के दिमाग में ये भी नहीं आया पूरा डेमोक्रेसी होती क्या है। उसको घुमाया करो लगातार। एक डिस्ट्रिक्ट के डीसी को, एसपी को हमने लाट साहब बना दिया, जिनका काम लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है, लोगों के लीगल राइट की सुरक्षा करना है। एक एमएलए एमपी को, एक सीएम पीएम को हमने खुदा बना दिया। के लिए सबसे पहले देश के मालिकों को, नागरिकों को जागरूक करने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। गलत है ये कौन कहेगा भाई, कब कहोगे? बात देश में संख्या की नहीं है, कितने डॉक्टर हैं, कितने वकील हैं, कितने फार्मर हैं, कितने फलाने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनसे। कितने एमपी हैं पार्लियामेंट में जो ईमानदार हैं। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से रिजर्वेशन दी जाए, ताकि उसमें मकसद क्या है कि इस देश में कोई भी सोशली बैकवर्ड ना रहे, क्योंकि प्रीएम्बल में लिखा है सोशल जस्टिस गारंटी है संविधान की। और एजुकेशन इसलिए डाला कि एजुकेशन से ही लोगों में सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस की ओर देश बढ़ेगा। मगर अब जब गिनती का मसला है तो कौन लोग डरे हुए हैं, कौन लोग शरारत कर रहे हैं। देश जीता जागता है, इंसानों के रूप में है, और इंसानों के बारे में सही गणना ना की जाए, उनके बारे में तथ्य सही इकट्ठे ही ना किए जाएं, ये शरारत कौन कर रहा है? ये सरकार शरारत कर रही है और सेंसस एक्ट के माध्यम से कर रही है और जानबूझ के फ्रॉड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले ये कहते हैं, ये बहाना क्या बना रही सुप्रीम कोर्ट ने? क्या बहाना बनाया? मई के अंदर ये डिसमिस कर दिया पिटीशन, किसी ने फाइल किया था कि उसमें बैकवर्ड क्लास का कॉलम हो और इसमें सारे के सारे नीचे उसमें जातियों के नाम लिखे जाएं, सही टिक कर दे आदमी को, ऑप्शन ही ना छोड़ें गलती करने की, कि कहीं जाति का नाम गलती से लिखें, स्पेलिंग गलत लिखे, कंप्यूटर कुछ और पढ़े। इस कंप्यूटर की बदमाशी की वजह से उसका बहाना बना के लाखों लोगों की वोटें काटी गई। वो कटी नहीं, काटी गई। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले कहते हैं, और कहते नहीं, वो सही बात है कि संविधान में जहां मैं शब्द लिखा है, मैं शब्द का मतलब मर्जी नहीं है। अगर वो फैसला, वो काम पब्लिक इंटरेस्ट में हो और संविधान उसको चाहता हो तो मैं मस्ट हो जाता है। मैं क्लियर करना चाहता था सारे लोगों को जिस फील्ड में काम करते हैं, मैं को मस्ट पढ़ा जाता है कि ये काम जरूर करना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपका जिसका भी वो पिटीशन डिसमिस किया था, दैट वाज टोटली ब्लंडर मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई विल से इन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज दैट वाज ग्रेट नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल था और बागची, तीसरा जस्टिस पंचोली, जिनकी एलिवेशन पे भी झगड़ा हुआ था कि ऐसे एलिवेशन करना लोगों को, बहुत सारे सीनियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को इग्नोर करके जिसको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, वो जस्टिस पंचोली। तो इससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इस ड्यूटी को नहीं कर पाई देश के प्रति और संविधान के प्रति। तो साथियों, इसलिए यहाँ जब हम कह रहे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अरे मैं कह रहा हूँ ये संविधान कहता है, ये तो लटके दम पे यानी ठोक बजा के ये काम होना चाहिए। ये मांग नहीं है, ये बदमाशी है। बेचारे बनने की जरूरत नहीं है। संविधान ऐसा चाहता है भाई। सीएम पीएम सरकार और सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? इसका मतलब तुम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। तुम देश को उस गति में बढ़ने नहीं देना चाहते जहां संविधान चाहता है।
संविधान इस पूरे परिवार को 145 करोड़ के परिवार के अंदर भाईचारा स्थापित करने के लिए सबको साथ लेके चलना चाहता है, और वो साथ तभी चल पाएगा जब पूरे परिवार के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय होगा। तीनों न्याय होने से ही घर में शांति और भाईचारा होता है। घर में भी जमीन जायदाद का झगड़ा हो, रिश्तेदारों में बड़े छोटे का मामला हो, कोई बड़ी नौकरी लग गया, मैं बड़ा हो गया तुम छोटे हो गए, पॉलिटिक्स में कोई एक आदमी चौधरी बन के वो सोचे तेरी किस्मत अच्छी है, तू सीएम पीएम बन गया, तू चीफ जस्टिस बन गया, वो गुंडागर्दी करे, यही तो है सारा का सारा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इनजस्टिस एक दूसरे के साथ। संविधान इसको नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में भाईचारा बिगड़ता है, हमारे समाज में, पड़ोस में, देश में भाईचारा बिगड़ता है, देश का भाईचारा दुनिया के साथ बिगड़ता है। तो 145 करोड़ का परिवार खुशी से साथ साथ रहें, मौज में रहे पूरा देश, इसलिए संविधान में ये गारंटी दी है। उस गारंटी के तहत प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना यानी प्रस्ताव जो तय करता है कि इसका टारगेट क्या है पूरे संविधान का, उसी को तहत सामाजिक न्याय करने के लिए ये आर्टिकल हैं, ये अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर, और उसको मानना, उसके हिसाब से चलना सरकार की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। और ये सारे बदमाशी करें तो सुप्रीम कोर्ट जो 10 फुट ऊपर बैठते हैं लोग मचान पे, उनकी तो ड्यूटी बनती है कि कोई भी संविधान का जो ऑब्जेक्ट है, जो लक्ष्य है, जो लोगों के भले के लिए है, वो कोई बदमाशी ना करे। इसलिए हम उस पर चेक एंड बैलेंस लगाएं, उसको उसी दिशा में ले जाएं। जैसे घोड़ों पे लगाम होती है, आपके खेत में बग्गी झोटा होता है या कोई सवारी होती है, और नकेल इसीलिए होती है ताकि उसको पकड़ के सही दिशा में चलाया जा सके। रथ में 2-3 घोड़े जोड़ दें तो उनकी नकेल चलाने वाले के हाथ में होती है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नकेल होती है, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो उसी दिशा में चले जो संविधान चाहता है। सरकार गड़बड़ कर रही है और सुप्रीम कोर्ट कहती है तो पॉलिसी मैटर है, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पॉलिसी मैटर नहीं है। पॉलिसी मैटर का मतलब ये नहीं है कि इसे पीछा छुड़ा लो और संविधान जो कहता है उसको ना होने दो। इसको मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट खुद अड़ंगा डालती है ऐसे कामों में और संविधान के खिलाफ काम करती है, और ये संविधान के खिलाफ काम है, संविधान के खिलाफ फैसला है। जिसको डिसमिस किया वो मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ, आप लोग दोबारा उसमें दस्तक दे सकते हो। जो केस डिसाइड नहीं होता, खाली डिसमिस हुआ है, उसी तरह का केस दोबारा भी डल सकता है और डंके की चोट पे चैलेंज किया जा सकता है। इट इज नॉट मे, इट शुड बी रेड एज मस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। मुझे नहीं पता किन लोगों ने आर्ग्यू किया था वो केस, किन लोगों ने बात करी, कैसे मे को समझ के चुपचाप वापिस आ गए। दीवारों पे जरूर लिखा होता है किसी कोने में यहां पेशाब करना मना है, मगर किसी आदमी का प्रेशर इतना हो, बीमारी ऐसी हो, और वो बेचारा उसके चक्कर में उसमें अपने कपड़ों में पेशाब कर दे, वो नहीं चलेगा देश के अंदर, फिर वहीं पे करना होगा काम। तो संविधान बिल्कुल क्लियर है और संविधान की रक्षा करना, संविधान के हिसाब से सब लोग काम करें, रथ के घोड़े, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, सब लोग इस तरह का ब्यूरोक्रेसी वो काम करें ताकि संविधान का जो लक्ष्य है उसमें हम आगे बढ़ पाएं। किसको डर है भाई? आप क्यों ऐसे काम करते हो जिसमें स्पेलिंग गड़बड़ हो? गल्लूघारा क्यों करते हो 2011 की तरह से? अगर बिहार में, तेलंगाना में जिस तरह से हुआ और क्लियर हुआ, उससे भी और बेहतर तरीके से आप क्यों नहीं करना चाहते? देश का पैसा आप क्यों बर्बाद करना चाहते हो? कौन तुम एमएलए, एमपी, सरकार में बैठे हुए लोग हो, तुम इस देश के गुंडे तो नहीं हो। यू आर ड्यूटी बाउंड टू एक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और तुमने मोहर अगर लगवा ली, अगर कोई कहे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी अब तो ये पॉलिसी मैटर, हमारी मर्जी मेरी मर्जी, नो, लोग दोबारा नकेल डाल सकते हैं, कोर्ट के जरिए भी डाल सकते हैं, सड़क के जरिए भी डाल सकते हैं, आंदोलन सेमिनार के जरिए भी डाल सकते हैं, और ये डालनी होगी नकेल। आपकी मांग 100% जायज़ है, ये होना ही चाहिए। देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, अभी लोगों के दिमाग में ये भी नहीं आया पूरा डेमोक्रेसी होती क्या है। अभी
पॉलिटिकल नेताओं को भी, पॉलिटिकल पार्टी भी ये सोचती हैं भाई जिसकी मेजोरिटी आ गई उसका राज। ऐसे जो शब्द यूज करते हैं नेता, मेरे को तो शर्म आती है। संविधान में राज शब्द नहीं भाई, राजा शब्द नहीं। आप क्या करते हो, इसका राज, फलाने का राज, ढिकड़े का राज, फलानी पार्टी का एमपी, बीजेपी का एमपी, कांग्रेस का एमपी। नो, दिस इज नॉनसेंस। संविधान में किसी पार्टी का कोई एमपी नहीं है, किसी पार्टी का एमपी कहने का कोई ऑथोराइजेशन नहीं है। देश को गुलाम बनाया जा रहा है, कहीं राजा का गुलाम, कहीं पार्टियों का गुलाम। अरे देश में जनप्रतिनिधि हैं भाई, पार्टियों की जिम्मेदारी इतनी है कि वो इशू उठाएं और अच्छे लोगों को, अच्छे वर्करों को ट्रेंड करें, संविधान समझाएं और ईमानदार लोगों को लोगों के सामने रखें प्रतिनिधि के रूप में। भाई इनको चुनो। डेमोक्रेसी में हार जीत नहीं होती। यहां कहेंगे फलानी पार्टी जीत गई, फलानी पार्टी हार गई। नॉनसेंस। राजा और युद्ध में हार जीत होती है, ठगी ठोरी में हार जीत होती है। डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ चुनाव होता है, एक चुना जाता है, बाकी चुने नहीं जाते। वो हारते नहीं और चुना हुआ जीतता नहीं। ये नॉनसेंस इस देश में अभी तक वही मानसिकता राजा वाली, इसकी मेजोरिटी आ गई, अब तो 5 साल जो मर्जी करे। नो, संविधान का और कानून का लठ जनता के हाथ में है, उसको घुमाया करो लगातार। एक डिस्ट्रिक्ट के डीसी को, एसपी को हमने लाट साहब बना दिया, जिनका काम लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है, लोगों के लीगल राइट की सुरक्षा करना है। एक एमएलए एमपी को, एक सीएम पीएम को हमने खुदा बना दिया। नारे लगने लगे हमारा नेता कैसा हो, XYZ जैसा हो। अरे नारा कभी कब लगाओगे, हमारी व्यवस्था कैसी हो? सारा गड़बड़ तो व्यवस्था का है। संविधान के हिसाब से हो भाई, संवैधानिक व्यवस्था हो, मानवीय व्यवस्था हो, जिसका मकसद है, जो संविधान का असली मकसद है। या हमारा नेता कैसा हो, भाड़ में जाए। नेता और सांडों की जरूरत नहीं है देश को व्यवस्था की जरूरत है। व्यवस्था में कौन लोग जी रहे हैं, उन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने की जरूरत है। जो खुद ही व्यवस्था में नहीं जी रहे, वो देश में क्या खाक व्यवस्था लाएंगे? जो जनप्रतिनिधि खुद चरित्रवान नहीं, खुद मेहनत करके खाते नहीं, पहले ठगी ठोरी मारो, ठगी ठोरी से टिकटें खरीदो, नेता की जय जयकार करो, बड़े बड़े उसके फंक्शन कराओ, टिकट ले लो। मजबूरी लोगों की वोट देना भाई, वोट करना। इसलिए वोट प्रतिशत भी कम हो गया देश के अंदर। अगर वोट प्रतिशत कम होना देश के लिए खतरनाक है, और ये सारा का सारा डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। और देश की जनता को जकड़ के जनता बना दिया, जनता। भाषणों में भी ये कहेंगे जनता का क्या माहौल। मैं कहूँ रही, ये कहो देश के मालिकों का क्या माहौल है। ये जनता कहाँ से होगा? कहेंगे भीड़ आई थी, रैली में बहुत भीड़ आई थी, जानवर आए थे क्या? ये शब्द यूज हो रहे हैं अभी। देश के नागरिकों के लिए आप भीड़ शब्द यूज करते हो, नॉनसेंस। मीडिया का भी जो लोग ऐसा करते हैं नॉनसेंस हैं, उनको ज्ञान ही नहीं देश की डेमोक्रेसी का, संविधान का। और नेताओं को भी नहीं, जो कहेंगे बहुत भीड़ होगी। तो आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। संवैधानिक व्यवस्था की तरफ चलने के लिए सबसे पहले देश के मालिकों को, नागरिकों को जागरूक करने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और साथियों, 2-3 बात इसमें और मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये तो कतई गलत है, 100%, ये लॉ के मुताबिक गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसमिस किया, दैट इज टोटली नॉनसेंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट। गलत किया है, दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों की बपौती नहीं है, वो जनता के न्याय के केंद्र है। वहां जब तक न्याय ना मिले, वहां पे आप डटे रहिए, ताकि जजों को भी खुद महसूस हो कि हमारे से गलती हुई है। और वहां पे जो तर्क वितर्क आपके बात को आपके पक्ष में करने वाले तर्क वितर्क हों, वो तर्क वितर्क रखे जाएं, आउट ऑफ द बॉक्स आर्गुमेंट किए जाएं। और वहां पे जाके मिलोड करके रिलीफ के चक्कर में मत रहो। आंख में आंख मिला के जजेस को ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए आपकी, संविधान की ये जरूरत है और संविधान ऐसा कहता है, आप जो कह रहे हैं गलत है। ये कौन कहेगा भाई? कब कहोगे? बात देश में संख्या की नहीं है, कितने डॉक्टर हैं, कितने वकील हैं,
कितने फार्मर हैं, कितने फलाने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनसे। कितने एमपी हैं पार्लियामेंट में जो ईमानदार हैं, कितने एमपी हैं जो डरते नहीं, या जो भ्रष्टाचारी कोई सीएम पीएम हो उसको बदलने में डर नहीं लगता जिनको। कितने डॉक्टर हैं जो देश में हेल्थ का सिचुएशन क्या है भाई, डॉक्टर तो ज़्यादा हो गए, हेल्थ तो नहीं बढ़ी। देश में वकील तो बहुत हो गए, फैसले तो नहीं आ रहे जनता के हित में। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट, क्या बेनिफिट है उस बातों का। तो साथियों, एक दो बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नंबर 1, जंतर मंतर पे के बारे में एक हाई कोर्ट के जज ने कहा यह बंद होना चाहिए। हाई कोर्ट के जज को संविधान की नॉलेज नहीं। मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसे लोग हाई कोर्ट में जज बन गए जो देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का फैसला करते हैं या करेंगे। ओके, दिल्ली में नहीं होना चाहिए, दिल्ली में नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर होना चाहिए भाई। दिल्ली देश की राजधानी, पार्लियामेंट यहां, देश का फैसला यहां हो रहा है। प्रोटेस्ट कहां करेंगे भाई, जंगल में जाके। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ जज। जंतर मंतर के चारों तरफ, बल्कि और जो जिनके घर या दफ्तर है वो एक्वायर करके खाली किया जाए, बढ़िया ग्राउंड बनाया जाए वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। वहां पे पानी की, चाय की, बाथरूम की हर फैसिलिटी हो। वहां पे प्रदर्शनकारियों के लिए वो टेंट ना लगाना पड़े। और अभिजीत दीप के जैसे पैरों में पड़ रहा था एक पुलिस वाले के, मैंने देखा, वो नेशनल शेम थी, राष्ट्र के लिए शर्म की बात थी। वो कह रहा था बारिश आ गई, हमें टेंट लगाने दो। मैं नहीं चाहता, मैं इसलिए कहता हूं उस युवा को ये काम नहीं करना चाहिए था, अभिजीत दीपके को। ये ड्यूटी है। मैं यहां खड़ा हूं, ऊपर से अचानक पानी आ जाए, मैं ऑर्गेनाइजर से पूछूंगा, मैं अपना सिर ढक लूं? मैं नहीं पूछूंगा भाई, क्यों पूछूंगा? ये मेरी राइट टू लाइफ में आता है। बारिश होगी तो अपने सिर को ढकने का, छतरी लेने का मेरा अधिकार है। पुलिस कौन होती बीच में, तीसरा तेली? ये तो आप लोगों ने अपने आप माहौल बना दिया, पुलिस पुलिस पुलिस। इस देश की पुलिस, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री, सब कुछ इस देश के लोगों के लिए है। देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और लीगल राइट की सुरक्षा के लिए है। नेताओं के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ईडी इनकम टैक्स की रेड नहीं है। कोई आदमी कहे मैं तो 20 साल प्राइम मिनिस्टर रहेगा, मैं तो 50 साल सीएम रहेगा, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादे एमएलए हैं। हमने उन लोगों की सत्ता नहीं बचानी पुलिस के जरिए, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए। उनका ये ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति है, संविधान के प्रति है, किसी अरे गहरे नत्थु प्यारे नेताओं के और भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं है। तो नंबर 1, जंतर मंतर पे पूरी सुविधा हो ताकि देश के लोग आराम से डिग्निटी के साथ प्रोटेस्ट कर सकें। जितना प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद उनकी सुनवाई और संवाद होता है, डेमोक्रेसी और देश उतना मजबूत होता है। तो प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी और अच्छी व्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं, दुश्मन नहीं है। जिनको प्रोटेस्ट से डर लगता है, समझो वो चोर उचक्के हैं, जब सत्ता में भूल भटक के आ गए, हमारी गलतियों की वजह से आ गए। स्वागत करना चाहिए भाई प्रोटेस्ट का। अरे हमने देश की व्यवस्था संविधान के हिसाब से बनानी है, प्रोटेस्ट करने वाले को तो साथ में बिठा के चाय पिलानी है। इस लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने वालों के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए, जिसका सिर्फ और सिर्फ लोगों के पटिशन लेने का, उनसे संवाद करने का एक मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसकी 24 घंटे यही ड्यूटी हो, उसके मंत्रालय की और अफसरों की। किसको क्या शिकायत है, क्यों है, क्या गड़बड़ है देश के अंदर, ये होना चाहिए। मैं इस मंच से ये मांग क्या है, ये हम चाहते हैं कि ऐसा करो भाई। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में बैठे हैं, जितने पार्लियामेंट्री, ध्यान से सुनो, एक मंत्रालय हो पब्लिक पेटिशन के लिए, पब्लिक प्रोटेस्ट मंत्रालय, जहां जिसकी कोई शिकायत हो अपना धरना जुलूस, ताकि इस देश में धरने जुलूस इज्जत से हो, कम समय में लोगों की समस्याएं हल हों, ये मकसद है। और दूसरा, इस देश में परमिशन नहीं मिलती। मैं तो कल परसों कई दिन से मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था डीसी कपिल जी का, कि हमारे यहाँ फंक्शन है एक मावलंकर हॉल में, और उनकी पार्टी है कांग्रेस, जो उनकी है शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो बार बार इतने मैसेज आए, मैंने भी मन बना लिया, मैं कहा भाई के मैसेज बहुत आ रहे हैं, जाएंगे। तो शाम को मैसेज आया कि परमिशन कैंसिल।
परमिशन नहीं मिली और ख़त्म, कार्ड मट गए, मेहमान चल पड़े, और जब मंडप के पास आए तो बोले शादी कैंसिल। कितनी बुरी स्थिति है देश में। कौन है ये परमिशन देने के ठेकेदार? ये कौन है देशद्रोही दुश्मन लोग? कौन है जनता का गला घोंटने वाले आतंकवादी जो इस देश में इतना आतंक फैलाना चाहते हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट पे पैलेट गन चला के जवाब भी नहीं देना चाहते। पहले झूठ बोलते हैं कि कोई पैलेट गन नहीं चली। जब पैलेट गन का सबूत मिल गया तो जिसको देश का गृह मंत्रालय दिया हुआ जिस आदमी को, वो खुद ही घर से भाग गया। पार्लियामेंट में उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी, लोगों का सामना नहीं कर सका, आंखों में आंख नहीं मिला सका। लानत है ऐसे गृह मंत्री पे। क्या ये लोग मंत्रालय के काबिल लोग हैं? इनको षड्यंत्रकारी कहें या गृह मंत्री कहें? और देश के पीसफुल प्रोटेस्ट पे लोगों पे, एक तो उनको भीड़ ना कहा जाए, वो देश के मालिक हैं, देश के नागरिक हैं, इतने नागरिक इकट्ठा हुए। दूसरा, परमिशन के नाम पे लोगों के प्रोग्राम इस तरह कैंसिल करना, और देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी सांप सूंघ जाता है चुप। तो लोग क्या करेंगे भाई? फिर लोग कहेंगे भाई कोर्ट में मुकदमा करना पड़ेगा, फिर एक तारीख लगेगी, फिर ये लगेगा, प्रोग्राम तो जब तक खत्म। तो लोगों को प्रोग्राम ना करने देने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोषी हैं, अपराधी हैं देश की, कि लोकतंत्र के अंदर लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरा, पीसफुल प्रोटेस्टर पे पैलेट गन चलाना, यह आतंकवादी हमला था और ये लोगों को आतंकित करना था कि ताकि कोई भी लोग ना आ पाए, ना अपने बच्चों को आने दे, कोई भी अपने हक की बात ना कर सके, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए। इसीलिए इस देश की आवाज़ 180 देशों में से सर्वे में 162वें नंबर पे है, यानी 180 लोग खड़े हैं। जिस सबसे ज़्यादा जिसको आज़ादी है वो 1 नंबर पे, और सबसे कम आज़ादी हो सबसे आखिर में। आप इंडिया 162वें नंबर पे खड़ा है, यानी बैक बेंचर है, पीछे खड़ा है, यानी आप लोग डरे हुए हो, डराया गया आपको। इसलिए जंतर मंतर पे उस दिन जब संसद चलो मार्च था, वो संसद घेराव भी नहीं था। संसद चलो में मतलब संसद की ओर चलो। संसद में क्या खाली पार्लियामेंट को ठेकेदारी मिली है पार्लियामेंट मेंबर को कि तुम ही जाओगे? संसद इस देश की है। संसद पार्लियामेंटेरियन एमपीओ की बपौती नहीं है। हम जाना चाहते तो हमें कोई रोकता है तो वो देश का दुश्मन है, वो देश के मालिकों का अपमान कर रहा है, वो देश के संविधान का अपमान कर रहा है। तो आतंकवादी हमला था 20 तारीख को देश के लोगों पे, और इसलिए आतंकवाद में उन पुलिस कर्मचारियों पे मुकदमे होने चाहिए जिन्होंने बैलेट गन चलाई और जिन्होंने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को डंडों से छुआ। उनकी शक्ल इनको अब तक दिखाई नहीं दी क्या? देश के नागरिकों की शक्ल देख रहे हैं उसमें कैमरे की हेल्प से, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पुलिस वालों से, पैरामिलिट्री से भी ज़्यादा बड़े दोषी कौन है कि सांप को छोड़ो सांप की माँ को पकड़ो, सांप को छोड़ो सांप की माँ को मारो, ये कहावत है। तो सांप की माँ कौन है? या तो पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर का भी ऊपर कौन है? माँ, गृह मंत्री, और गृह मंत्री की माँ कौन है? प्राइम मिनिस्टर। दोनों दोषी हैं, असली माँ। दोनों आतंकवादी हैं देश के लिए। दोनों के ऊपर यूएपीए में केस चलना चाहिए। साथियों, ये कानून कहता है, कानून की भाषा बता रहा हूं मैं आपको। मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं कि मेरा कंपटीटर है, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं या मैं कोई इनके सांसद बनना चाहता हूं। ये कानून की भाषा और देश का कानून कहता है। तो ऐसे लोगों पे, और ये राष्ट्रीय अपराध है, जहां राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्र के संरक्षक बन के, गवर्नेंस में बैठ के, जनप्रतिनिधि बन के उसी देश के लोगों के साथ आप उनको मारने की, डराने की कोशिश करते हैं, तो इससे बड़ा अपराध नहीं। मैं तो कहूँ ये आतंकवादी नहीं, महा आतंकवादी लोग हैं, महा आतंकवादी। तो लोकतंत्र के अंदर कोई सपने में सोच सके पीसफुल प्रोटेस्टर पे गोलियां चलाए, पैलेट गन? कमाल, 6-7 घंटे बैठ के एक अपोजिशन लीडर देश का महत्वपूर्ण, वो थाने में गया, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हर मामले में एफआईआर दर्ज करो, और सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा। ये 6 घंटे का एक्सप्लेनेशन
सुओ मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली हाई कोर्ट को लेना चाहिए था, नहीं लिया तो अभी भी ले लो, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। कि क्या वजह हुई, एक अपोजिशन लीडर को इस देश में एलओपी को जाना पड़ेगा एफआईआर दर्ज कराने के लिए? उस बच्चे को तुमने अंधा कर दिया, और खाली उन बच्चों को 1 करोड़ का कंपनसेशन नहीं, वो यहाँ से मांग की थी मैंने आपके किसी प्रोग्राम में, वो जो उन्होंने भी इस बात को रखा, सीजेपी ने भी, खाली उनको नहीं, जितने बच्चे हिंसा का शिकार हुए हैं देश के, उन सबको कंपनसेशन दिया जाए, और जिसका अभी भी इलाज हो रहा है उन सबका रिकॉर्ड सीजेपी भी इकट्ठा करे और सुप्रीम कोर्ट को मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर इनकी तो ले लो वापस भाई, आपने कहा तो अभी भी नहीं ली। उन्होंने 5 तारीख का फिर कोई उस पर कहा है इंडिया गेट पे आने के लिए। मैं कहता हूँ आप सब लोग आइए और सबको कहिए मैं भी पहुँचूँगा, क्योंकि वो थूक के तुम ऐसे कर कैसे सकते हो? सरकार इतनी झूठी कैसे हो सकती है? जो आदमी प्राण जाए वचन ना जाए, ऐसे राम राज्य की बात करते हैं, ढकोसला करते हैं, वो ऐसे आदमी बात कुछ करते हैं उसको फॉलो नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गलती क्या की? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन लोगों की एफआईआर दर्ज, एफआईआर नहीं। मैंने कहा कितनी बचकानी बात है, कैसे जज हो तुम? कितने सारे एमपी, कितने सारे सीएम ऐसे हैं जो अपराधी रिकॉर्ड के हैं, जिन पे मुकदमे चालू हैं भाई। इसका मतलब उनको पार्लियामेंट में ना बोलने दिया जाए, उसको सीएम की कुर्सी पे ना बैठने दिया जाए, ऐसे मुस्टंडों को, ऐसे बदमाशों को। मेरा बच्चा जंतर मंतर पे है, मुद्दा जायज़ है और मैं बेल पे हूँ, कंडीशन भी कुछ नहीं है, या मैंने कभी का अपराध किया था, वो किया था कि नहीं किया था, पर मैं सज़ा भी भुगत ली, और मेरे को कह रहे हो जंतर मंतर पर तुम जाना ही नहीं, तुम्हारी कैटेगरी अलग हो गई है। वाह रे वाह सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारी नादानी पे मुझे हंसी आती है। और मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का लेवल क्या है, जजों का लेवल क्या है इस देश के अंदर। भाई आपका बेटा वहाँ जा रहा है, आप जाना चाहते हो, रोक दोगे आप? मैं जमानत पे भी हूँ तो मेरा प्रदर्शन करने का अधिकार किसने रोका? कोई नहीं रोक सकता। अगर स्पेशल कंडीशन कोई लगी हो ना कि तुम ऐसा नहीं करोगे, अपने केस से संबंधित कंडीशन लग सकती है, इसका जिक्र ना करोगे, गवाहों को ना पटाओगे या तोड़ोगे, डराओगे, इस तरह की बातें हो सकती है। तो मेरा जीने का अधिकार में प्रोटेस्ट का अधिकार शामिल है भाई, नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी ब्लंडर मिस्टेक की। और साथियों, सबसे ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक तो एक हो रही कि हम एक लोकतंत्र के नाम पे एक ऐसे प्रधानमंत्री को स्वीकार कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, जिसने हमारे बोलने के अधिकार को कम किया, छीन लिया। हमारा राइट टू एक्सप्रेशन में ये चीज़ भी शामिल है कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कुछ भी पूछूं, कुछ भी प्रश्न करूं और वो जवाब दे। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद पे जो आदमी बैठा है वो एक तरफा बात करता है, लोगों की तो सुनता ही नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है कैमरे के सामने आके जनता के जवाब देने की। जो जनता का जवाब ना दे सके, जो नागरिकों के प्रश्नों का जवाब ना सके, वो इस देश के लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? उसको बर्खास्त होना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, देश को सड़कों पे आना चाहिए, अपने अपने एमपीओ का घेराव करके पूछना चाहिए इस तरह के आदमी को तुम कैसे एमपी बना सकते हो? विड्रॉ करो समर्थन उससे। बीजेपी के भी जितने एमपी हैं उनको भी वहाँ के लोग ये कहें, उनको डंडा चढ़ाएं, यानी कंपेल करें कि ऐसे मूर्ख आदमी को, ऐसे डरपोक आदमी को, जिसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी तभी तो आता नहीं भाई। लोगों के प्रश्नों का जवाब देने से कौन डरेगा? जिसने कोई अपराध किया हो, अपराध छुपाना चाहता हो, जो चरित्रहीन हो, जो भ्रष्ट हो, अज्ञानी हो, जो सामना नहीं कर सकता। इसलिए इस देश के साथ सबसे बड़ा अपराध जो हो रहा है और आप स्वीकार कर रहे हैं, मैं कहूँगा आप भी उस अपराध में शामिल हैं, देश के लोग। कि एक लोकतंत्र में ऐसे आदमी का प्रधानमंत्री पद पे बने रहना इस देश के लिए खतरनाक है। भावी पीढ़ियां हमें गाली देंगी, भावी पीढ़ियां बल्कि इतिहास को भी नहीं मानेंगी कि इस तरह कैसे हो सकता है लोकतंत्र में कोई 12 साल या 20 साल 25 साल उसमें राजनीति में रहा हो, सीएम और पीएम रहा हो, और वो कभी पार्लियामेंट में प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। ये झूठा इतिहास है, ऐसा कहेंगे लोग। और जबकि हम तो देख रहे सच्चा इतिहास हमारे सामने हो रहा।
तो इस मांग के लिए बेचारा बनने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े। और घेराव क्या होता है लोकतंत्र में? घेराव क्या शब्द है? कोई गला घोट के मारना थोड़ा होता है। घेराव का मतलब होता है हमारा अपने परिवार के मुखिया, समाज के मुखिया, देश के मुखिया पद पे जिनको बिठाया हुआ है, वो मुखिया नहीं है देश के, उन पदों पे बिठाया हुआ है, वो संस्थाएं जिनका काम हमारे सेवा करना है, वो अगर काम नहीं करे तो घेराव का मतलब है उनके एक तरह से कान खींचना, जो कहते हैं आम भाषा में, उनको चेताना, उनको चेतावनी देना, भाई देखो हम तुम्हारे को घेर रहे हैं, पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि तुम अपना काम नहीं कर रहे, अपना काम सही तरीके से करो, नहीं करोगे तो हम जाना आंदोलन करेंगे और तुम्हारे को जो समय सीमा से भी पहले आपके पदों से बर्खास्त करके उखाड़ फेंक के आपको अपने घर बिठा देंगे, आपके घर बिठा देंगे। थैंक यू वेरी मच।